Now, let us try to understand what happened when France became a republic. उसके बाद क्या हुआ? Convention was the new name of the National Assembly, and the Maximilian government came. Maximilian Robespierre was the leader of the Jacobins, if you remember. तो 1793 से 1794 का जो समय था, ये एक साल बड़ा खतरनाक रहा और इसको कहा गया दहशत का समय था वो फ्रांस के लिए, रेन ऑफ टेरर। एंड जैकोबिन्स का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, इसकी गवर्नमेंट बनी। तो ये क्लर्जीज एंड नोबल से नफरत करता था। जो इसके खिलाफ जाता था उसको अरेस्ट करवा दिया जाता था, जेल भेजा जाता था, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड इन द रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, कोर्ट में भेजा जाता था। So whosoever did not listen to his rules, they were arrested, they were imprisoned, and they were tried in the revolutionary tribunal. If the person was found guilty, अगर वो वाकई में गुनहगार होता था वो इंसान, तो उसको गिलोटीन कर देते थे। गिलोटीन एक मशीन होती थी जिसमें दो ब्लेड्स होती थी और एक पोल होता था जिसके बीच में किसी इंसान के सर को फंसा के फिर उसको कट कर देते थे। And it was discovered or invented by Dr. Guillotine, so it was known as guillotine device and the process was called guillotine. तो इतना क्रूअल था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी। अब रॉबेस्पेरी जब आया तो उसने इक्वालिटी को तो फोकस किया, लेकिन उसके तरीके बड़े गलत थे। He placed an importance on equality, but his methods were very much tyrannical. टिरनी यानी कि फोर्सेबली वो अपनी बात को मनवाता था और उसके डर से लोग फॉलो करते थे। तो वो क्या चेंजेस लेके आया रॉबेस्पेरी गवर्नमेंट, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने एक फिक्स प्राइस कर दिया। मीट एंड ब्रेड एक फिक्स प्राइस पर मिलने लगा। वेजेस फिक्स कर दिए, किसको कितना पैसा देना चाहिए। पेजेंट्स यानी फार्मर्स को फोर्स कर दिया कि वो अपने ग्रेन्स को सेल करेंगे गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस में। दे शुड sell the grains at a fixed price to the government, and the use of more expensive white flour was forbidden, यानी सफेद आटा कोई नहीं खाएगा, सारे सिटीजन्स को एक सी ब्रेड खानी पड़ेगी। and the name of the bread was pain de galette. This is a French word which means equality bread. So nobody was allowed to eat white flour bread, and the traditional way of addressing a person, जहाँ मेल्स को सर कहते थे मॉन्सियर एंड फीमेल्स को मदाम कहते थे, उसने कहा कोई सर नहीं, कोई मैडम नहीं, सब सिटीजन्स होंगे। तो मेल्स को सिटियन एंड फीमेल्स को सिटियोनी कहा जाने लगा। चर्चेस वर शट डाउन एज ही हेटेड द क्लर्जीज एंड दे वर टर्न्ड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। देन रॉबेस्पेरी, as we know that he pursued, उसने अपनी पॉलिसी को इतने खतरनाक तरीके से लागू करवाया कि उसी के सपोर्टर्स उसके अगेंस्ट में आने लगे और फाइनली रॉबेस्पेरी को, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी को कोर्ट में कन्विक्ट किया गया। जुलाई 1794 में अरेस्ट किया गया और उसको भी गिलोटीन में जाना पड़ा। ही वॉज ऑल्सो गिलोटीन्ड। तो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद भी खड्डे में जाता है। रॉबेस्पेरी खुद उस मशीन में, उसको भी मारा गया, वो खुद भी मारा गया। तो ये हमने पढ़ा रेन ऑफ टेरर। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द जैकोबिन गवर्नमेंट फेल्ड, a new type of administration came, a directory rules France. Jacobin government, if you remember, they were formed by the less prosperous members of the society. जो गरीब तबका था उसने ये गवर्नमेंट बनाई थी। जैकोबिन क्लब भी बनाया, उन्होंने ही शुरुआत करी थी। सो अब क्या हुआ, जो अपर मिडिल क्लास है वो वापस आ गया एंड the wealthier middle class, they came back, they seized power and a new constitution was introduced. फिर से नई रूल बुक आ गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी वो वोट नहीं दे सकता था। Now they provided 2 elected legislative councils. पहले एक लेजिस्लेचर था, अब 2 हो गए, 2 elected legislative councils, and इनका जो हेड था वो कौन, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में कितने पर्सन्स थे, कितने एग्जीक्यूटिव थे, 5। So 1, 2, 3, 4, 5 executives were there in the directory. They used to look after the legislative councils, and the legislative councils was 2 in number, 1, 2. But due to the
मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इन दोनों में ही आपस में झगड़े होने लगे, डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो ये डायरेक्टरी सिस्टम भी फेल हो गया। एंड देन it led to the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Children, in these forms of government so far, monarchy, constitutional monarchy, republic, Jacobin government और the convention, उसके बाद डायरेक्टरी, इस सब में हमने एक चीज देखी कि फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, it remains the inspiration that led the political movements in France. और इस चीज ने बाकी कंट्रीज को भी काफी मोटिवेट किया। So let's move to the next topic now. Now let us understand the topic that women have a revolution. If you recall the history, we saw that Queen Louis XVI had a secret negotiations with the King of Prussia, and then the National Assembly decided to have a war against Prussia and Austria. So that time all the men volunteered and they entered the army. They joined the army. So the women were left behind. So women were very active participants in the history of France. Women, what they did, especially the women of the third estate, they had to work for a living. They worked as a seamstresses, कपड़े सिल के, laundress, कपड़े धोती थी, sold flowers, fruit and vegetables in the market, दूसरों के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी। एंड इन वुमेन्स को एजुकेशन के लिए कोई अधिकार नहीं था, इनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। सिर्फ नोबल्स या वेल्थियर पीपल की डॉटर्स को एजुकेशन मिलती थी। दे कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट एंड द वुमेन एट दैट टाइम हैड अ सिस्टम ऑफ अरेंज्ड मैरिजेस। वर्किंग वुमेन had also to care for the families, that is to cook, fetch water, queue up for the bread and look after the children. Their wages were lower than those of men. तो women को घर भी देखना होता था, पैसे भी कमाने होते थे, कपड़े धोना, खाना पकाना, पानी लाना, लंबी ब्रेड की लाइंस में रुकना, वेट करना, बच्चों की देखभाल करना, ऊपर से उनको जो वेजेस मिलते थे, पैसे मिलते थे काम करने के लिए, वो मेन से, आदमियों से कम मिलते थे। तो लेडीज बड़ी जागरूक हुई और उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स बनाए। सो देयर वर मेनी 60 वुमेन क्लब्स इन फ्रांस एट दैट टाइम एंड द मोस्ट पॉपुलर वाज द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। नाउ women were demanding that they should have equal political rights, they wanted equal wages, equal to men, and they were declared passive citizens. उनको वोट देने का भी राइट नहीं दिया। And you know the difference between active citizens and passive citizens. Passive citizens में women भी थी, तो उनको बड़ा बुरा लगा इस बात का। जब गवर्नमेंट चेंज हुई मोनार्की के बाद, तो वुमेन के लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, उनको अब एजुकेशन कंपलसरी हो गई उनके लिए, गर्ल्स के लिए। उनको कोई मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकता था, दे कुड मैरी द पर्सन दे वांटेड एंड डिवोर्स वाज मेड लीगल। लेकिन अभी भी वही चैलेंजेस थे, वोटिंग का राइट नहीं था और वेजेस इक्वल टू मेन अभी भी नहीं थे। दे गॉट नाउ ट्रेनिंग, उनको मिलने लगी, उनको स्मॉल बिजनेसेस खोलने का अधिकार हो गया, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन कहानी अभी भी वही रही, voting rights and equal wages. These were the demands. So and in the Jacobin government rule, their political activities were banned and many women were also arrested. So Jacobins के टाइम पे, reign of terror के टाइम पे, उनके क्लब बंद कर दिए गए, उनको अरेस्ट कर दिया गया। Women did not stop. Their struggle for voting rights and equal wages continued for the next 200 years. And at last, what happened? In 1946, women in France won the right to vote. In 1946, the women in France won the right to vote. Now, this is the photograph of a lady. Her name is Olympie de Gouges. She is one of the very revolutionary women in France, very brave lady. She protested against the injustice done to the ladies. शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी शुरुआत में राइट डिक्लेयर हुए थे और लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। बट शी वाज सच अ ब्रेव लेडी, शी रोट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन in 1791 and
she wrote a declaration of the rights of women and citizens. So she was criticized. उनको बोला गया, कन्वेंशन गवर्नमेंट आई और उन्होंने बोला इनको ओलंपी दी गॉर्जियस को कि तुमने धोखा दिया है गवर्नमेंट को. ट्रीजन का उनके ऊपर आरोप लगा. ट्रीजन मीन्स धोखा. एंड शी वॉज एग्जीक्यूटेड. शी वॉज किल्ड. So this we have seen the revolution of women in France. Now let us come to the next topic, the abolition of slavery. Now let us come to the topic number 5, the abolition of slavery. अब आप कह रहे होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये स्लेवरी कहाँ से आ गई, कौन बना स्लेव? अभी तक तो हमने स्लेव्स को कहीं जाना ही नहीं. Let us try to understand this. First, let us see the map. Here is America. Here is Europe. France is here. This is Africa. Now two oceans, Atlantic Ocean is here and Caribbean Sea is here. There are few islands over here. So why I am telling you this? To understand the concept of slavery. कहाँ होती थी स्लेवरी, कौन करवाता था? यूरोप के कंट्रीज की काफ़ी कॉलोनीज उन दिनों हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉलोनी वॉज इन इंडिया दैट टाइम. तो फ्रांस की भी अपनी कॉलोनीज थी, यानी इनकी प्रॉपर्टीज थी. कहाँ पर थी? यहाँ ये आइलैंड्स में. और इन आइलैंड्स का नाम है, द नेम ऑफ द आइलैंड्स इज मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलोपी, सैंड डोमिंगो. सो यू डोंट हैव टू लर्न देम, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब ये यूरोपियंस बहुत आलसी थे. दे वर वेरी रिलक्टेंट टू गो सो फार एंड वर्क. दे वर शॉर्ट ऑफ लेबर्स. उनके पास लेबर्स नहीं थे. तो इन्होंने क्या किया, स्पेशली फ्रांस के लोगों ने, दो पोर्ट्स थे वहां पर फ्रांस में, बॉर्डियक्स एंड नेंटस. इन पोर्ट से होते हुए, इन बंदरगाहों से होते हुए फ्रांस के जो नाविक मर्चेंट थे वो बॉर्डियक्स एंड नेंटस होते हुए यहाँ जाते थे. अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए अफ्रीका जाते थे. अफ्रीका में वो वहाँ की चीज से मिलते थे, गुलामों को खरीदते थे, ब्लैक्स को खरीदते थे. फिर उन ब्लैक्स को पैक करके वो यहाँ ले जाते थे. यानी इट वॉज अ ट्रायंगुलर ट्रेड लाइक दिस. दिस इज अ ट्रायंगल. तो फ्रांस, here the third estate, business class, the merchants, they used to go through Africa, Atlantic Ocean से होते हुए Africa. They used to buy and sell. The slave business was going on over there, and then they went to the Caribbean islands. वो slaves को वहाँ ले जाके छोड़ देते थे काम करने के लिए. तो ये जो स्लेवरी थी, इससे काफी पैसा कमाते थे मर्चेंट्स. और नेशनल असेंबली जो बनी थी उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं करा, क्योंकि रिच स्टेट के जो थर्ड स्टेट के जो रिच लोग थे उनको नाराज नहीं करना चाहती थी असेंबली. बट जैकोबिन गवर्नमेंट, व्हेन इट केम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इट डिड. The most important revolutionary social reforms of the Jacobin regime was abolition of slavery in the French colonies. And Jacobins, what they did in 1794, legislated to free all the slaves in the French overseas possessions. इन्होंने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया. बट बाद में जब नेपोलियन राजा बने तो उन्होंने फिर से गुलामी की प्रथा को शुरू कर दिया. नेपोलियन रीस्टार्टेड द स्लेवरी. So this was abolition of slavery. Now let us come to the topic, the revolution and everyday life. Before 1789, it was the old regime in France, as we have already discussed. So in the old regime, people could not express their views, their opinions, and they had to take permission for it. This is known as censorship. Censorship का मतलब होता है जब आप परमिशन लेते हैं अपनी बात को कहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. So that time in France, people had to take permission of the ruler. In 1789, when the revolution started, it was abolition of censorship also, and now no permission was required. People could write books, they could publish their materials, and the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी दी, ये अधिकार दिया. न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स एक छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं, बुक्स, printed pictures flooded in the market, plays and the songs and the
processions attracted large number of people, यानी plays होते थे, songs होते थे, काफी सारे festivals celebrate होते थे. So the idea of liberty or justice was reflected in this. So अच्छा time आया फ्रांस के लिए. The revolution and everyday life we have discussed. Now let us come to the next part, that is conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte he crowned himself the Emperor of France. नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी जगह जगह इन्वेड करने गई, यूरोप के बाकी कंट्रीज को कॉन्कर करने के लिए निकल पड़ी. कुछ लोगों ने नेपोलियन को लिबरेटर माना, कुछ लोगों ने जो है इसकी आर्मीज को, इन्वेडिंग फोर्सेस को बड़ा डर के देखा. तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और उसने कुछ अधिकार दिए लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक सिस्टम ऑफ वो लेके आया मेजरमेंट का. ही ब्रॉट अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन फ्रांस. At last he was defeated in the Battle of Waterloo in 1815. So this is the end of the chapter, and at the end we can say that liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो है लिबर्टी यानी आज़ादी और डेमोक्रेटिक राइट्स अधिकार. बहुत सारी कंट्रीज इन दो बातों से प्रभावित होके अपने देशों में भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए. So the ideas of liberty and democratic rights inspired many other nations also. Now let us revise the dates. The chapter starts from this date 1774. King Louis XVI became the King of France. 5th May 1789, King Louis XVI called an assembly in the Hall of Versailles. 20 June 1789, the Third Estate, they assembled in the indoor tennis court at the ground of Versailles and decided to draft a constitution. They declared themselves as a national assembly. 14 July 1789, the agitated crowd attacked Bastille. 4th August 1789, the feudal system of obligations and privileges were put to the end, and the taxes system was also put to the end. 1791, the constitution was finally made and France became a constitutional monarchy. April 1792, the National Assembly decided to have a war against Prussia and Austria. August 1792, the Jacobins attacked the palace of Tuileries. 21st September 1792, France became a republic. 21st January 1793, King Louis XVI was beheaded in the place called De la Concorde. 1793 to 1794, known as Reign of Terror. July 1794, Maximilien Robespierre was also guillotined. 1804, Napoleon declared himself as the Emperor of France. 1815, Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo. 1848, slavery was finally abolished in France. And one more date, 1946, the women of France finally got the right to vote. So these are the dates, and they are very easy. They are in order: May, June, July, then August, September, then 1789, 91, 92, 93, 18, 104, 1815, 1848. So all the dates are in the chronological order, and I'll be sending you the picture of the dates in order. So I hope you have understood the chapter. Thank you, class.